स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के आगे सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अरीना को बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए डीके शिव कुमार ने किया ऐलान कि केवल वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ गाएंगे। बताएंगे सरकारी दफ्तरों के अंदर भी आदेश जारी कर दिया गया है। जो करना है बीजेपी को करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहां जाना है जाए, लेकिन आदेश यही माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद डीके शिव कुमार से पूछा गया कि क्या आप अमित शाह हैं कांग्रेस पार्टी के। इस पर डीके शिव कुमार ने दिया जोरदार तरीके का फटकार लगाते हुए पत्रकार को जवाब। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह के नीति नियम को खुले तौर पर चुनौती देते हुए डीके शिव कुमार नजर आए दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजकर क्या सरकारी वकील से झूठ बुलवाया बीजेपी की मोदी सरकार ने। दोस्तों बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया है और राहुल गांधी ने बनाया ऐसा दबाव कि भाजपा के मुख्यमंत्री 2 दिनों के अंदर हो गए फ्लैट और ले लिया फैसला वापस। दोस्तों डिटेल में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबर हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अगले कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी के सामने कर्नाटक के अंदर बीजेपी टिक नहीं पाएगी और डीके शिव कुमार बीजेपी को चुनाव में हवा भी नहीं लगने देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया दोस्तों। कर्नाटक के सरकारी कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर साफ तौर पर खुले तौर पर बोल दिया गया है कि बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए कानून से इतर कांग्रेस पार्टी 1937 के अपने अधिवेशन में लिए गए फैसले का समर्थन करेगी दोस्तों। यानी डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए एक कार्यक्रम के दौरान कई सारी बातें कही दोस्तों। इस दौरान पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने डीके शिव कुमार से पूछा कि क्या आप कांग्रेस पार्टी के अमित शाह है। डीके शिव कुमार ने कहा कि नहीं, मैं डीके शिव कुमार हूं, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। इस पर पत्रकार राजदीप कहते हैं कि लेकिन कर्नाटक के एमएलसी के चुनाव के अंदर तो आप लोगों ने कांग्रेस को एक एक्स्ट्रा सीट जिताकर दी, जिसमें बीजेपी और जेडीएस के लोगों ने 12 विधायकों ने आपका समर्थन किया। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं किसी को तोड़ता नहीं हूं। राजदीप सरदेसाई ने कहा फिर कांग्रेस पार्टी को एक एक्स्ट्रा सीट कैसे मिल गई, तो डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने मुझे वोट दिया है क्योंकि उनका मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ही कर्नाटक का भविष्य है। डीके शिव कुमार ने अमित शाह से अपनी तुलना पर पूरी तरीके से कार लगाते हुए कहा कि मैं अमित शाह नहीं, मैं डीके शिव कुमार हूं और आपको मुझे डीके शिव कुमार बोलना चाहिए। और इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि हमारे कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने 19 अगस्त को ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी हर कार्यक्रम के अंदर वंदे मातरम के 6 में से केवल 2 पैराग्राफ गाएगी और ये 2 पैराग्राफ हर जगह गाया जाएगा, लेकिन 6 के 6 पैराग्राफ नहीं गाए जाएंगे। और इसी आदेश को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारा फैसला है हम उस पर पूरी तरीके से अडिग है। कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हम सरकारी कार्यक्रमों के अंदर भी वंदे मातरम की केवल 2 पंक्तियां 2 पैराग्राफ गाएंगे, इससे ज्यादा नहीं गाएंगे। जो भाजपा वाले हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। बीजेपी के लोग वंदे मातरम का अपमान बताते हुए डीके शिव कुमार के घर के बाहर आकर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिव कुमार ने कहा कि हम पार्टी के फैसले के साथ और भाजपा के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं और एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, इधर से उधर हिलने वाले नहीं है। तो बात एकदम क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि जमकर मुकाबला होगा और बीजेपी के नेता चाहे जो कोशिश कर ले, कर्नाटक के अंदर नियम वही चलेगा जो पहले तय किए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह बीजेपी जिसको बीजेपी वालों को लेकर आना है लेकर आए, लेकिन नियम कानून कायदे वही चलेंगे जो देश में हमेशा से सबके लिए बनकर चलते आए हैं। आपस में विभेद पैदा करने वाले किसी भी मामले को कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें देश की जनता के ऊपर नहीं थोपेगी और एकदम सही फैसला डीके शिव कुमार ने लिया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ऐसी बात कही है दोस्तों, जिससे महुआ मोइत्रा ने पकड़ लिया कि साफ तौर पर देश के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 सांसदों के खिलाफ दायर किए गए सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर हुई सुनवाई पर अपनी बात रखी है दोस्तों। सुनवाई को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि बीजेपी के केंद्र सरकार के द्वारा एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट में भेजा गया था स्पीकर की बातें रखने के लिए, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यानी सरकारी वकील ने कोर्ट में जाकर कहा कि हम लोगों ने तो सांसदों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद कोर्ट को लगा कि शायद स्पीकर ने पहले ही मामला संज्ञान में ले लिया हो और आदेश जारी कर दिया गया होगा और उस पर अब इंतजार किया जा रहा होगा कि सांसद की तरफ से क्या राय आती है और फिर फैसला लिया गया होगा। बाद में कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकेगी। तो कहने का मतलब तुषार मेहता ने कोर्ट में जाकर गलत जानकारी दी है दोस्तों। कोर्ट में जाकर कहते हैं कि स्पीकर ने तो पहले ही नोटिस दे दिया है, जबकि ये नोटिस कोर्ट में सुनवाई के दिन यानी 25 तारीख को ही जारी किया गया था। यानी 25 तारीख को ही कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और आने फाने में स्पीकर के द्वारा सांसदों को नोटिस जारी करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 19 जून की गई शिकायत पर राय मांगी गई थी। यानी कोर्ट में इनको पता था कि घसीटे जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा, तो जैसे तैसे मामले पर कन्नी काटने की कोशिश कर रहे थे। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे पास तो पूरी रिपोर्ट है, जो नोटिस है वो भी मेरे पास है, जिससे पता चल रहा है कि ये साफ तौर पर इन लोगों ने उसी दिन नोटिस भेजा था ताकि कोर्ट में जाकर बोल सके कि स्पीकर ने नोटिस भेज दिया है, सर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस भी स्पीकर को नोटिस भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितने दिनों के अंदर कार्रवाई करोगे। मामले को बार बार टाला जा रहा है, बार बार टाला जा रहा है। कोई डिसीजन ले ले स्पीकर यानी तय कर ले। अगर गुटबाजी को सही माना जाएगा और बीजेपी के समर्थन को सही माना जाएगा तो वो भी फैसला
ले ले, कम से कम जब अंतिम फैसला स्पीकर के द्वारा ले लिया जाएगा तो फिर उसको कोर्ट के अंदर जाकर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि कोर्ट के अंदर चुनौती ना दी जाए इसलिए कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा रहा और बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। दोस्तों अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके का जवाब मिलता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की छात्रों के गूंज कार्यक्रम को मिल रहे अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों के समर्थन को लेकर अब पार्टी इतनी उत्साहित है दोस्तों की पार्टी नागपुर के बाद नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात जाने वाले हैं। दोस्तों गुजरात के अंदर राहुल गांधी का अहमदाबाद के अंदर यानी राजधानी के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम बुलाया गया है। इसमें अहमदाबाद के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए भारी से भारी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागपुर के अंदर भी रैली होगी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर के अंदर पूरे देश भर के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तरीका है, ऐसे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम अगर गुजरात में ये संपन्न होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज छात्रों के बीच में गुजरात के अंदर जाएगा कि पेपर लीक और अन्य मामले बहुत बड़े मुद्दे हैं, लोगों को सामने आकर वोट करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान स्मैश दी पैट्रियार्की नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। और ये जो प्रोग्राम है राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शहरों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। 2029 के लोकसभा चुनाव में देश के अंदर 100 करोड़ वोटर होंगे, जिसमें से 30 करोड़ महिलाएं 40 वर्ष से कम उम्र वाली होगी। धर्म और जाति से ऊपर उठकर ज्यादातर महिलाएं वोट डालती हैं दोस्तों, इसीलिए महिलाओं के सामने कांग्रेस पार्टी विकल्प दे रही है और स्मैश द पैट्रियार्की नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी पितृसत्ता के खिलाफ विद्रोह करो। तो इसे मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति सरकार में आए जो महिलाओं के प्रति सोचे। और राहुल गांधी स्मैश द पैट्रियार्की नाम से ये पूरा कैंपेन चला रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये 29 के चुनाव को लेकर तैयारी है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने मजाक में बोल दिया था कि कौन राहुल गांधी, और अब बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है कि कौन राहुल गांधी, क्योंकि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। ये कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर बोलती है दोस्तों। क्यों बोलती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना की बात की और इसे लेकर आया गया। लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया, बीजेपी सरकार पीछे हटी। ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर कांग्रेस विरोध में उतरी, राहुल गांधी विरोध में उतरी, बीजेपी बैकफुट पर गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया और बीजेपी ने इसमें बदलाव किया दोस्तों। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी यही हुआ। कास्ट सेंसस को लेकर यानी जातीय जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी उल्टी बातें कर रहे थे, देश को विभाजित करने वाली मानसिकता और ऐसी बातें कर रहे थे दोस्तों। और बाद में पता चलता है कि भाजपा वाले जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी ने ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की अनियमितता को लेकर सवाल खड़े किए दोस्तों, पेपर रद्द कर दिया गया। वहीं पर 30 साल के जो लिमिट होता है ट्राइबल हॉस्टल का, उसको हटा दिया गया। राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पुणे के अंदर संबोधित करते हुए उठाया तो आम जनता इससे जुड़ी दोस्तों, और ये देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, ये जो कांग्रेस पार्टी बोलती है एकदम सही बोलती है, क्योंकि भाजपा वाले बेशक सरकार का हिस्सा हो लेकिन फैसले वो वही ले रहे हैं जो रिंकू यादव और कई सारे बड़े क्रिकेटर ले रहे हैं, और इस बात को ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सिद्धरमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस बात को जरूर सुनेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हमारी बातों को सुनेंगे। चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार से उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं उनसे कि जो कंफ्यूजन है इंटरनल रिजर्वेशन को लेकर यानी आंतरिक रिजर्वेशन को लेकर, उसे सही तरीके से लागू किया जाए और कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला ले। मैं पूरी तरीके से विश्वास जताता हूं कि सब कुछ सही तरीके से होगा और हमारी बातें मुख्यमंत्री महोदय यानी डीके शिवकुमार सुनेंगे। यानी सिद्धरमैया पूर्व मुख्यमंत्री ने डीके शिवकुमार को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर इंटरनल रिजर्वेशन के मामले को लेकर कदम उठाने के लिए बोला है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र की समय सीमा खत्म कर दी दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि युवाओं की आवाज जन नेता राहुल गांधी ने उठाया और आखिरकार इनको सुननी पड़ी। ये आदिवासी स्टूडेंटों के बीच का मामला है जिसे राहुल गांधी ने जोर शोर से आगे बढ़ाया, वरना तो ये आवाज को दबाने की तैयारी में बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी तक लिखी थी दोस्तों। इसके बाद फडणवीस के पास अब कोई दूसरा कदम तो था नहीं, तो फडणवीस को यह आदेश मानना पड़ा और युवाओं ने राहुल गांधी को लेकर विश्वास भी जताया, कहा कि राहुल गांधी देश को बदल सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अपने अपने तरीके से इस मामले पर अपनी राय देते हुए दिखाई दिए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या यूं कहिए कि मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जाता है कि अखिलेश जी, वंदे मातरम को लेकर देश में इतनी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें तो गाना आता है, तुम्ही को नहीं आता होगा, यानी पत्रकार महोदय तुम्ही को नहीं आता होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आता है तो बताओ, तो पत्रकार ने कहा कि सर मुझे नहीं आता। अखिलेश यादव ने कहा कि चलो सुजलाम सुफलाम मल्ल या शीतलाम ये मैं बोल देता हूँ, आगे आप बोलो, आगे क्या है वंदे मातरम में। तो पूरी तरीके से पत्रकार शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा रहा दोस्तों, उसको समझ में नहीं आया कि आगे क्या जवाब देना है। तो
दोस्तों कहने का मतलब अखिलेश यादव ने एक तरीके से पत्रकारिता कर रहे लोगों को तगड़ा झटका दिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हम चाहते हैं कि सितंबर में सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो जाए, अक्टूबर के अंदर सहमति बन जाए और गठबंधन में सम्मानजनक सीटों पर बंटवारा होना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर ये उम्मीद जताई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इसे हमारे देश का भला होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों पार्टी या सरकार या फिर गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। इस ओर भी हिदायत दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम। दोस्तों राजेंद्र पाल गौतम समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर हर तरीके से चीजों को देख रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नेपाल में भयंकर बाढ़ को लेकर प्रियंका गांधी ने अपना बयान जारी किया है। दोस्तों प्रियंका गांधी कहती है कि अत्यंत ही तबाहीपूर्ण समाचार मिला है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मैं गंभीर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। 100 से ज्यादा भारतीयों समेत सैकड़ों यात्रियों के लापता होने की खबरें हैं। ईश्वर से उन सभी की कुशलता की कामना करती हूँ। भारत सरकार से मेरी अपील है कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए तुरंत अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही नेपाल की जनता को हर संभव मदद, मानवीय मदद पहुंचानी चाहिए। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी की चौंकाने वाली बातें सामने आती है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक डायरी में उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच में लंबा टाइम लग सकता है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। नृपेंद्र मिश्रा पर सवाल उठे दोस्तों और चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र पर एक बयान जारी किया। दोस्तों सवाल उठा दिए जिसे समाज में गलत संदेश जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि डायरी में यह भी चिंता जताई गई है कि मंदिर के अंदर की अंदरूनी बातें और चढ़ावे से जुड़ी जानकारियां बाहर कैसे पहुंच रही है, किसके माध्यम से अन्य राजनीतिक दल के नेता जैसे अखिलेश यादव तक बातें पहुंची है। असली भेदिया कौन है, अब इस बात को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। यानी चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। तब ये पूछ रहे हैं कि मंदिर की बातें बाहर कैसे निकल रही है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों और 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या के अंदर कार सेवकपुरम के अंदर मंगलवार को ओम आश्रम में राम मंदिर चंदा चोरी और चंपत राय के खिलाफ चल रही संतों की बैठक को पुलिस ने रुकवा दिया। दोस्तों संतों का आरोप है कि बैठक के बीच में पुलिस पहुंची और संतों को बाहर निकालकर आश्रम पर ताला लगा दिया गया। चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोक दी और गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी संतों के अंदर भी एक बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों और हर संभव हर तरीके से अयोध्या से लेकर हर जगह पर भाजपा को लेकर विरोध चौतरफा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब समय है सबके पास जब बदले सरकार और मौका दे विपक्ष की पार्टी को जो सही से जांच करवाएगी और एक एक पाई पाई का हिसाब किताब लाकर दिखाएगी कि कहां पैसा गया, किसने पैसा लिया, किसके अकाउंट तक गया, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन बचा रहा है, सारी बातें सामने आनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि यह संभव तभी होगा जब सरकार में होगा बदलाव और नए चेहरे को दिया जाएगा मौका। इसी के साथ में पंजाब को लेकर दावा किया जाता है बीजेपी के नेता बीएल संतोष के द्वारा कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी 117 की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब अलग तरीके की रिपोर्टें आ रही है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि 70+40+ वाला गठबंधन बनने जा रहा है। यानी पंजाब में अकाली दल से गठबंधन बीजेपी तभी करेगी जब 70 सीटें अकाली लड़ेगी लेकिन 40+ बीजेपी को देगी। ऐसे में भाजपा को अकाली दल बमुश्किल 20 सीटें देती थी दोस्तों, लेकिन अब ये बीजेपी वाले 40 सीटें मांग रहे हैं पंजाब के अंदर और अकाली दल क्या 40 सीट देने को तैयार हो जाएगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों को पता है कि अगर साथ में आएंगे तभी जाकर मुकाबले की थोड़ी बहुत स्थिति बन पाएगी, वरना तो डामाडोल स्थिति है। ऐसे में पंजाब के अंदर पहले चर्चा होती है कि सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यहां तक कि नायब सिंह सैनी भी इस बात को बोल देते हैं और अब यह भी चर्चा चल रही है कि 70-40 के फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। 117 में से 70-40 का फॉर्मूला रहेगा, साथ बाकी जो 7 सीटें हैं वो अदर्स को दी जाएंगी। क्या ये बातें सही है दोस्तों? क्योंकि दिल्ली से मैसेज है शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ बीजेपी के नेताओं को पंजाब में नहीं बोलने का। तो सबको पता है कि ये लोग गठबंधन बनाएंगे, केवल नाम मात्र के लिए कभी कभार बोल देते हैं कि नहीं हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, दूर रहेंगे, ताकि सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर खींचतान को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और अपनी तोल मोल करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। बीजेपी वाले 40 सीटें लड़ेंगे तो पंजाब में विपक्ष के लिए बड़ा आसान होगा 40 की 40 सीटों पर भाजपा को हराना दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार जब तराजू के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेगा तो पंजाब में उसको हरा पाना मुश्किल है, लेकिन भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी कहीं दिखेगा दोस्तों उसको हराना सबसे आसान काम होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं 40 सीटें अगर अकाली और बीजेपी लड़ती है तो ये फायदा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए है। इन 40 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही लड़ेगी, बाकी कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर अलग अलग तरीके के दावे चल रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर न्यूज अलजेब्रा में दावा किया जा रहा है, यानी इसमें बताया गया कि ओपिनियन पोल वोट वाइब द्वारा कराया गया, जिसमें 403 सीटों में से बीजेपी 42%, सपा 39% और बहुजन समाज पार्टी 5% सीटें जीत सकती है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस 33%, आम आदमी पार्टी 1%, बीजेपी 41% चुनाव जीत सकती है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर आगे जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन काफी कम अंतर से आगे दिखाया जा रहा है, जो चुनाव आते आते पूरे परिदृश्य को बदलता हुआ देखा जा सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विजय सिंह उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी इकाई के उत्तर प्रदेश के नेता कहते हैं कि राजू दास आचरण जो रखता है वो लफंगा और गुंडा और अराजकता का रखता है। पूरा प्रदेश जानता है कि किसके संरक्षण में काम करते हैं ये लोग। टीवी चैनल पर उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद की मां को गाली नहीं दिया, बल्कि पूरे के पूरे निषाद समाज का अपमान किया गया है। विजय सिंह उपाध्यक्ष यूपी कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनजी आंदोलन के बाद देश के अंदर एक नए तरीके का आंदोलन देखने को मिल रहा है, एक नए तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, और अब ये छात्रों का विरोध है दोस्तों। यानी जनजी से भी जो नए छात्र हैं, यानी जो जेन अल्फा के बच्चे हैं, वो भी आकर मैदान में उतर रहे हैं, और जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, वहां पर जाकर विरोध जता रहे हैं। बिहार के अंदर सीएम अंकल रोड बनवा दो, कीचड़ में सनकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चों ने सरकार और प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की दोस्तों। बिहार का वीडियो बांका का है, जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि रोड ना होने से स्कूल जाने में दिक्कतें होती है, कीचड़ के कारण स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाता है, कीचड़ के कारण स्कूल में टीचर्स नहीं आते। लोगों ने बताया कि इस सड़क के नाम पर लाखों रुपए डकार लिए गए, उन्होंने सड़क नहीं बनवाई। पूरे देश में जेन अल्फा बदहाल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन करप्शन में गले तक डूबे बीजेपी सरकार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, और शर्म इनको आनी चाहिए। छात्रों के द्वारा की जा रही इन मांगों का समर्थन किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि छात्र जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं और छात्रों की मांग एकदम जायज है, और इस बात पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत सामने आ गए हैं। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,000 अपीलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 91% यानी तकरीबन 75,000 नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। दोस्तों पूरी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट का हवाला दिया दोस्तों। एसआईआर के लिए 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई और 91% 75,443 नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि जी हां, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। यह है मोदी और ज्ञानेश कुमार के वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों से उनका मत का अधिकार छीन लिया गया। आपको याद दिला दे कि 2 महीने पहले पश्चिमी बंगाल के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 4,000 ईवीएम जलकर खाक हो गए थे। खास बात यह है कि ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था दोस्तों। ये सारे मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी की है। लेकिन वोट चोर याद रखे कि वक्त आने पर हिसाब होगा, एक भी वोट चोर बख्शा नहीं जाएगा। 91% लगभग 82,782 का 91% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद ने जो आरटीआई फाइल की है और उस आरटीआई में जो ये रिपोर्ट आई है, ये चौंकाने वाली नहीं बल्कि देश के अंदर लोगों को इस बात पर सोच विचार करने के लिए मजबूर करेगी दोस्तों कि क्या देश में खुलेआम इस तरीके की लूट का समर्थन किया जाएगा। क्योंकि लूट तो बोला जाएगा, 1-2 लोगों के नाम नहीं काटे गए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और जीवित हैं, वैसे टोटल 27 लाख मतदाता थे जो एडजुडिकेशन के अंदर थे, यानी जिनके नाम पर विचार विमर्श करना है। और सोचिए कि अब जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है उसमें 91% लोग जो अपना क्लेम कर रहे हैं, नाम उनका गलत तरीके से काटा गया है, उनके नाम जोड़ दिए गए। तो ऐसे में अगर आप पूरे डेटा के ऊपर इस आंकड़े को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 27 लाख का अगर आप 90% निकालेंगे तो लगभग 24.5 लाख के आसपास लोग ऐसे होंगे जिनका नाम वापस से लिस्ट में जोड़े जाना चाहिए था, यानी जिनको वोट नहीं डालने दिया गया। और पूरा का पूरा चुनाव 24-24.5 लाख लोगों के वोट से प्रभावित आराम से हो सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर 91% लोगों के नाम वापस से एडजुडिकेशन में जोड़ दिए जा रहे हैं, तो फिर एसआईआर का क्या मतलब था। एसआईआर तो साफ तौर पर देश के अंदर या बंगाल के अंदर चुनाव को प्रभावित करने का एक बहुत गंभीर मामला था। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सयोनी घोष, यूसुफ पठान और काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय समेत 20 बागी सांसदों पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है दोस्तों। टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने वाले इन सांसदों पर दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत गाज गिरना तय माना जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 20 बागियों से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही लोकसभा के स्पीकर पहले मामले को शांत थे, अब नोटिस भेज रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी
कमेटी की तरफ से अपना विस्तार किया जा रहा है। यानी दोस्तों राहुल गांधी को लेकर कौन से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इस बात को लेकर एक कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर का यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का एक समूह बन रहा है जो अपने आप ही बन गया है, जिसका काम ये होता है कि ये देखते हैं कि कहां पर राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठाते हैं और कहां पर उनकी पार्टी के कुछ लोग समर्थन करने में आनाकानी करते हैं। कहने का मतलब अगर राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम को कर रहे हैं तो सारे नेताओं को साथ में खड़े होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी के जितने मेंबर हैं सबको उस दिन राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन कई सारे नेता हैं जो कन्नी काटते हैं दोस्तों, उन सब नेताओं की एक रूपरेखा तय की जा रही है, उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। और लिस्ट तैयार कौन कर रहा है? वो ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी कर रहा है, जिसमें ज्यादातर जो जनजी हैं, जो युवा है दोस्तों, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है, तो वे लोग इस पूरे लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना विस्तार करने का फैसला लिया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने, ताकि ये पता कर सके कि आखिर कौन से नेता ने राहुल गांधी के कार्यक्रम का समर्थन किया, किसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कौन चुपचाप बैठा रहा, कौन बीजेपी के लोगों को बधाइयां दे रहा है और जिस पर टाइम नहीं है कांग्रेस पार्टी के मुहिम का समर्थन करने का। तो ऐसे सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मैपिंग चल रही है दोस्तों, यानी उनके बारे में डिटेल निकाला जा रहा है और ये काम कांग्रेस पार्टी वॉलंटियर कमेटी के लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है कि ऐसे ही संगठन का जो पार्टी को एकदम सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, बताए कि कौन सा नेता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कौन सा कन्नी काट रहा है। साथ साथ पेपर लीक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल पूछते रहे। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए दोस्तों। सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 लहराने को लेकर सरकार को लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों, और भाजपा सरकार के उदासीन रवैये और कहीं कहीं पर छात्रों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर सवाल खड़ा किया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चों को प्रदर्शनकारियों के बीच सुरक्षित निकटवर्ती थाने ले जाया गया और बाद में जो बच्चा विरोध कर रहा था उसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के अंदर छात्र सवाल पूछते रहेंगे और सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए। बिहार के छात्रों का सवाल बहुत ही सीधा है, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी क्यों है, पेपर लीक के आरोप पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जुड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।